वेरी गुड। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे साइंस के पोर्शन की, कि हमारे मॉक टेस्ट के अंदर हमारे साइंस के पोर्शन की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए जल्दी से और पूरे उतने ही जोश के साथ हमारे साइंस के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं, और कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा हो सके चीज़ों को, बाकी चीज़ों को भी रिवाइज़ कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें साइंस के कंसेप्ट क्लियर हो सके। और अगर आप सब लोगों ने, अगर आप लोगों के लिए, आप में से कोई ऐसा बच्चा निकल जाए जिन्होंने साइंस की हमारी मैराथन नहीं लगा रखी है, क्योंकि हमने फिजिक्स की मैराथन लगा ली है, हमने बायोलॉजी की मैराथन भी लगा ली है, और उसके अलावा अभी बची है हमारे केमिस्ट्री की मैराथन, जो कि अब आएगी कुछ ही टाइम बाद में। तो वो मैराथन भी आप ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। और फिजिक्स की और साइंस की, फिजिक्स और बायोलॉजी की मैराथन के नोट्स नहीं बना रखे हैं, तो वो भी बना लीजिएगा, ठीक है जी बच्चे। जय हिंद अभी यादव। चलिए तो अब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज, त्वरण का विमीय सूत्र क्या है जी बच्चे। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या मिलेगा आपको, LT-2 होगा, ठीक है, LT MLT या फिर MLT-1। तो देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, त्वरण पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं वेग, ठीक है। वेग क्या होता है, वेग होता है बच्चे दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी बटे समय क्या होता है, वेग होता है। दूरी के लिए क्या लेते हैं हम, दूरी के लिए लेते हैं मीटर लेते हैं, और समय क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। तो मीटर किसके अंदर आ जाता है, लंबाई का है, तो लंबाई के लिए हम अक्सर लेते हैं L, ठीक है। टाइम क्या होता है, सेकंड क्या होता है, टाइम होता है, तो टाइम के लिए लेते हैं T। तो वेग का क्या आ जाएगा, LT-1, LT-1। और बाकी बात की जाए त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है बच्चे हमारा, होता है कि क्या, वेग बटे में समय, वेग यानी कि कितने वेग के अंदर चेंज आया है, और बटे में समय। तो वेग बटे में समय क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यानी कि अगर वेग की इकाई क्या हो जाएगी, वेग की इकाई होगी मीटर प्रति सेकंड, और समय की इकाई क्या है, समय की इकाई है गुना में सेकंड। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो एक्चुअल में क्या आएगा, मीटर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मीटर किसकी इकाई है, लंबाई की है, और लंबाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं L। और सेकंड किसका है, समय का यानी कि टाइम का, और टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं T। तो LT, तो क्या आ जाएगा, LT-2। तो LT-2 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, LT-2। मैंने बताया था यहाँ पे -2 है, ठीक है जी। दिलशाद M0, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो, और उसके अलावा बात की जाए, अगर पूछ लिया जाए कि फोर्स का क्या होगा, फोर्स का, तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, हाँ समझ गई। ओके हो गया, चलो हो गया, ठीक है बाबा। आवाज़ आ रही है, आवाज़ बताओ।
विशाल, ओके, आवाज़ आ रही है मेरे पास? अच्छा, मतलब मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? हो गया, चलो ठीक है। सो फोर्स की क्या इकाई होती है? न्यूटन होती है। और फोर्स का हमने क्या डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला? m1 L1 और T-2, ठीक है, ये आता है हमारा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन नॉट साउंड पास थ्रू? साउंड जो ध्वनि है किससे होकर नहीं गुजर सकता? वैक्यूम से होकर, एयर से होकर, आयरन से होकर, या फिर बच्चे रूम से होकर? वैक्यूम, हवा, लोहा या कमरा, ध्वनि है वो किससे होकर नहीं गुजर सकती? सुमित, अरे अच्छा, दिलशाद आप कहाँ से हैं वैसे? आपने कहा थारी आवाज़ नहीं आ रहा। थारी तो ऐसे थारी मारी तो राजस्थान में यूज़ करते हैं। राजस्थान से आप? जी, वैक्यूम वैक्यूम वैक्यूम। चलो, तो सही आंसर क्या है कि वैक्यूम जो होता है जिसे निर्वात कहते हैं, निर्वात, ठीक है। तो ध्वनि जो होती है, ध्वनि जो है हमारे, ध्वनि एक ऐसा क्या है, एक ऐसी तरह की वेव है, एक ऐसी तरह की तरंग है जो कि क्या होती है, जो कि हमारे केवल और केवल माध्यम से, मतलब उसे कोई ना कोई माध्यम चाहिए जाने के लिए, ठीक है, कोई ना कोई माध्यम चाहिए उसे एक जगह से जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बाकी ध्वनि किस तरह की वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? हमारी ध्वनि होती है। और बाकी बात की जाए निर्वात, ठीक है, तो निर्वात से ऑब्वियसली हमारी ध्वनि जो है वो नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है। और बच्चे, ध्वनि जो होती है, ध्वनि की स्पीड किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहली बात, ध्वनि की जो स्पीड है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है बच्चे हमारे सबसे ज़्यादा होती है ठोस के अंदर होती है, फिर बाद में द्रव के अंदर होती है, और फिर बाद में गैस के अंदर होती है, ठीक है, गैस के अंदर। तो सबसे ज़्यादा आपको ठोस में मिलेगी, फिर बाद में द्रव के अंदर मिलेगी, और फिर बाद में गैस के अंदर मिलेगी। और ध्वनि की स्पीड एक्चुअल में किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? तो स्पीड डिपेंड करती है बच्चे सबसे ज़्यादा, जैसे एक आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो स्पीड भी क्या होगी? स्पीड भी बढ़ेगी। कि अगर आपके वातावरण का तापमान बढ़ रहा है तो स्पीड भी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर नमी बढ़ रही है, जैसे वातावरण में नमी बढ़ रही है, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी बच्चे डिक्रीज होगी, ठीक है। ये क्या होता है? स्पीड जो होती है डिक्रीज होती है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से, ओके जी, ओके, चलो कोई बात नहीं, ओके। तो सभी के सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दे, और उसके साथ में जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? प्रोटॉन की खोज किसने करी? न्यूटन ने, जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, या फिर जे थॉमसन ने? प्रोटॉन की खोज किसने करी? जी हाँ, अरे हाँ, मैं एक और चीज़ बताना भूल गई कि साउंड की जो स्पीड होती है, एक्चुअल में साउंड की जो स्पीड होती है एयर के अंदर, हवा के अंदर, वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। किस में होती है? एयर में होती है। बाकी एक और बात है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो हमें जैसे जो बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कने की पहले आवाज़ पहुँचती है, ठीक है, आवाज़ पहुँचती है जब, अरे यार, हाँ, तो जब बिजली कड़कती है तो हमारे पास पहले लाइट पहुँचती है, सॉरी आवाज़ नहीं, पहले लाइट, पहले हमें रोशनी दिखाई देगी, फिर उसके बाद में बिजली कड़कने की आवाज़ आएगी। वो किस लिए? क्योंकि ध्वनि की जो स्पीड है वो 332 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन लाइट की जो स्पीड होगी, रोशनी की जो स्पीड होती है 3 गुना में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, प्रति सेकंड होती है, जिसके कारण जो लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, यानी कि हमें रोशनी पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में आती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? प्रोटॉन की खोज किसने करी? न्यूटन ने, जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, या जे थॉमसन ने? जी, प्रोटॉन की खोज किसने करी?
चलो जल्दी से बताओ, प्रोटॉन की खोज किसने करी? तो प्रोटॉन की खोज किसने करी है बच्चे? न्यूटन, चैडविक। तो एक्चुअल में प्रोटॉन की खोज करी है हमारे, हाँ इनमें से कोई नहीं है, सॉरी इनमें से कोई नहीं है, ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी है। बाकी हमारे हो गए जैसे जेम्स चैडविक है, चैडविक ने बच्चे खोजा है न्यूट्रॉन, और रदरफोर्ड ने खोजा है न्यूक्लियस खोजा है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज नहीं करी है, प्रोटॉन की खोज बहुत पहले ही होगी थी। किसने करी थी बच्चे? रदरफोर्ड ने करी, ई गोल्डस्टीन ने करी थी, ठीक है। और रदरफोर्ड ने खोजा था न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस। और जे थॉमसन ने क्या खोजा था? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चे 9.1 गुना में 10⁻31। 10⁻31 कितना होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द एनर्जी ऑफ ए स्टीम इंजन कन्वर्ट टू? भाप इंजन जो होता है की ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? जी इंजन की ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में, लाइट प्रकाश ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, या संभावित ऊर्जा में? रदरफोर्ड नहीं होएगा, रदरफोर्ड गलत आंसर होएगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने नहीं करा है प्रोटॉन की खोज, रदरफोर्ड ने नहीं करी है, कभी भी नहीं करी है। रदरफोर्ड ने जो बताया था वो ये बताया था कि एटम का जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ मिलेगा आपको? न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। तो एक्चुअल में जो रदरफोर्ड ने खोजा है वो न्यूक्लियस को खोजा था। प्रोटॉन बहुत पहले ही खोज लिया गया था ई गोल्डस्टीन के द्वारा। क्वेश्चन गलत था। हाँ, अगर आप लोगों के आ जाए, पेपर के अंदर आ जाए कि भाई ये गोल्डस्टीन है ही नहीं और ऑप्शन में मुझे रदरफोर्ड ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि रदरफोर्ड ने थोड़ी बहुत बातचीत करी थी प्रोटॉन के बारे में, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बातचीत करी थी, ठीक है। तो अगर आ जाए तो रदरफोर्ड टिक कर दो। लेकिन अगर आप लोगों के ये आए कि भाई रदरफोर्ड नहीं है, हमारे पास ऑप्शन में क्या है? इकलौता ई गोल्डस्टीन नहीं है, इकलौता रदरफोर्ड ही है, तो रदरफोर्ड टिक कर दो। अदरवाइज ई गोल्डस्टीन अगर रदरफोर्ड दोनों आ जाए तो तुम ई गोल्डस्टीन के ऊपर ही टिक करके आओगे, क्योंकि एक्चुअल में प्रोटॉन की जिसने खोज करी है वो ई गोल्डस्टीन है, रदरफोर्ड नहीं है, ठीक है जी बच्चे। जी चलो अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज एनर्जी ऑफ स्टीम कन्वर्ट टू? वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। और जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड एनर्जी को, ध्वनि एनर्जी को किस में करेगा? विद्युत ऊर्जा में। यानी कि ध्वनि ऊर्जा को किस में करेगा? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट टेम्परेचर डज टेम्परेचर कंटेन है? जो तापमान में कितना ताप शामिल होता है? तो एक्चुअली तापमान में जो होते हैं वो सेंटीग्रेड भी होता है, केल्विन भी होता है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट भी होता है, तो सही होते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे रिलेशन बताओ किसका? फ़ारेनहाइट का सेल्सियस से क्या रिलेशन आता है, ठीक है, और केल्विन का हमारे सेल्सियस से क्या रिलेशन आता है? तो सबसे पहले आप लोगों को ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? जैसे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो बताती हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, फ़ारेनहाइट का क्या फॉर्मूला होता है? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। और फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है? केल्विन का फॉर्मूला होता है बच्चे डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, ठीक है। 273.15 भी होता है, बट कहीं कहीं पे इग्नोर कर दिया जाता है, कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में नहीं आता, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन है, अब आप लोगों को सभी को सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों के लिए डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 0 है। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 है, तो आप लोगों को फ़ारेनहाइट बताइए, फ़ारेनहाइट में कितना होएगा, और केल्विन में बताइए केल्विन में कितना होएगा। जी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में बताइए कितना होएगा। जी तो मान लो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 होगी, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 9/5 गुना में 0 प्लस में 32, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया, तो एक्चुअल में वैल्यू क्या आएगी? फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी 32। और केल्विन की क्या वैल्यू आ जाएगी? केल्विन की अगर C की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 में प्लस में 273, तो वैल्यू क्या आ जाएगी केल्विन की? 273। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके? फ़ारेनहाइट और केल्विन और डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? मीटर है या फिर वाट है, वेबर है, या इनमें से कोई नहीं है? जी, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? पावर की। जी, पावर होती क्या है? पावर होती है बच्चे, ठीक है, पावर कि हमारी कितनी एनर्जी खर्च हुई है, कितनी एनर्जी खर्च हुई है बटे में टाइम, कितने समय के अंदर हमारी वो एनर्जी खर्च हुई है। बाकी बात की जाए एनर्जी को हम किससे नापते हैं? एनर्जी को नापते हैं हम जूल से, ठीक है, जूल से, और टाइम को नापते हैं हम सेकंड में, ठीक है, सेकंड में। तो लेकिन पावर की जो इकाई होती है, पावर की इकाई क्या होती है? वाट होती है, ठीक है, वाट होती है। और एमीटर किसकी होती है? एम्पियर, एमीटर तो नहीं होती, सॉरी, एम्पियर, एम्पियर। एम्पियर किसकी इकाई होती है? करंट की होती है, ठीक है, करंट की होती है। और कूलम किसकी इकाई होती है? कूलम, कूलम होती है बच्चे चार्ज की होती है, ठीक है, किसकी इकाई होती है? चार्ज की। चलो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड सेल्स एट वेरी हाई अल्टीट्यूड्स, बहुत अधिक ऊंचाई पर मानव लाल रक्त कोशिकाएं क्या हो जाएगी? बढ़ती है, घटती है, ना ही बढ़ती है और ना ही घटती है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होएगा? जब आप बहुत ऊंचाई पे चले जाती है तो आपके जो मानव की कोशिकाएं होती है उनके रक्त में क्या होएगा? लाल जो रक्त है उसके अंदर क्या होएगा? लाल रक्त की कोशिकाओं में 1 हॉर्स पावर 746 वाट के करीब होता है। बिल्कुल सही कहा कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट होता है, ठीक है, 746 वाट होता है। चलो, अगला क्वेश्चन, ह्यूमन रेड ब्लड सेल, चलिए जल्दी से बताइए। ह्यूमन रेड ब्लड सेल एट वेरी हाई अल्टीट्यूड, बहुत ही ऊंचाई पे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बढ़ किस लिए जाएंगे? कोई अंदाजा है क्या हो जाता है? बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं? तो एक्चुअल में बढ़ते इस वजह से हैं क्योंकि क्या होता है कि जब आप ऊंचाई पे जाते हो, ठीक है, जब आप यहाँ से ऊंचाई पे जाओगे तो ऊंचाई पे क्या होगा? वातावरण का जो प्रेशर है वो कम होएगा। बेसिकली जो वातावरण का जो दबाव होता है, हमारी जो गैसेज होती है, जैसे ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है तो वो कम हो जाती है वातावरण में, है ना। ऊपर अगर बहुत ही ऊंचाई पे जाओगे तो ऑक्सीजन कम होएगी, तो हमारे सेल को क्या चाहिए? सेल को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो वो वातावरण में जितनी भी ऑक्सीजन होएगी वो लेने की कोशिश करेगा। अब थोड़े से सेल होंगे जो, जैसे हमारे यहाँ पे जितने सेल थे उसमें तो हमारे ज़्यादा ऑक्सीजन आ नहीं सकती, तो वो क्या करेगा? जब हम ऊपर ऊंचाई पे चले जाएंगे, ऊंचाई पे जाने के बाद में हमारे सेल्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेल ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होंगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए जी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ पाए, इसके लिए क्या होता है? सेल जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ अ माइक पॉइजन? चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट, जिंक सल्फेट, या कैल्शियम कार्बोनेट? जल्दी से बताइए। पड़ेगा। तो सही आंसर क्या है? केमिकल नेम ऑफ माइक पॉइजन क्या होता है? वो जिंक फोस्फाइड होता है, ठीक है, जिंक फोस्फाइड। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसके द्वारा खोजा गया, किसके द्वारा बच्चे ढूंढा गया? तो वो एक्चुअल में थे नील बॉर्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल रूप क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? क्विक लाइम होता है, ठीक है, क्विक लाइम होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड तो होता है, क्विक लाइम होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? हाइड्रोक्साइड ये होता है बच्चे स्लेग्ड लाइम, ठीक है, स्लेग्ड लाइम, ठीक है, स्लेग्ड लाइम। और सोडियम क्लोराइड तो आप लोगों को पता है NaCl यानी कि नमक, ठीक है, नमक। जी बच्चे, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन इन वाटर?
पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होएगा? 3/1, 3:1, 1:8, 8:1 या फिर 1/2। तो एक्चुअल में जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान को देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 2 होता है, और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। तो 2:16 करोगे तो क्या वैल्यू आई है? 1:8। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1:8। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच यूनिट इज द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन गैस लेयर इज मेजर्ड? समताप मंडलीय ओजोन गैस परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? सेंटीमीटर में, मीटर में, डेप्सन यूनिट में? तो वो एक्चुअल में डेप्सन इकाई में मापी जाती है। ठीक है जी। कोई नहीं होगा। तो बच्चों देखो, अगर पृथ्वी रुकना मतलब चलना बंद कर दे तो जी की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात बढ़ जाएगी। अगर जो पृथ्वी है घूमना जो है इंक्रीज कर दे, मतलब अपनी जो गति है वो इंक्रीज कर दे, तो क्या हो जाएगा? जी की मात्रा जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, जी की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ किसकी वजह से? वायुमंडल पृथ्वी में जुड़ा हुआ है किसकी वजह से? हवाओं की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, बादलों की वजह से, या अर्थ के घूमने की वजह से? तो एक्चुअल में जो वातावरण है, वायुमंडल जो है वो हमारा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के कारण है। ठीक है, वायुमंडल क्या है? एक दबाव की इकाई है। ठीक है, वायुमंडल क्या है? एक तरह से दबाव की इकाई है। सेल्सियस इज ए यूनिट ऑफ, सेल्सियस आप लोगों को पता है ऊष्मा की यूनिट है। ठीक है, तापमान सेल्सियस किसकी इकाई है? ऊष्मा की। चलिए, तो आज के क्वेश्चंस बस यहीं पे ख़त्म होते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और उसके साथ में अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और उसके लिए अगर आप लोगों को ऐसा कुछ चाहिए कि नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना है? सिंपल हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है एक चाणक्य विद्यापीठ। वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। इस क्लास का टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने क्लास के जी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर भी डाल रखा है, पिन कर रखा है, और उसके साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, सो अब यहीं पे ही लेते हैं, विराम लेते हैं। फिर आप लोगों के लिए मैं 12 बजे कोशिश करूँगी, मैं 12 बजे एक नोटिफिकेशन आई है, तो मैं आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन मतलब जो अलग अलग, एक तो SSC GD की जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई है वो लेके आऊँगी, और उसके अलावा जो अलग अलग एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन है ना वो लेके आऊँगी। ठीक है, तो हमारी जो क्लास होगी वो प्रोबेबिलिटी है अगली जो क्लास होगी वो 1 बजे होगी। ठीक है, अगली जो क्लास होगी वो 1 बजे होगी। ठीक है, चलो बाय।